हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ईंधन के बारे में, यानी कि फ्यूल्स के बारे में। केमिस्ट्री में फ्यूल्स के बारे में क्या क्या बताया गया है और हमारी दैनिक दिनचर्या में या फिर हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें फ्यूल्स कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे काम में लिया जाता है, यानी कि उसके यूज़ हैं क्या क्या हैं, वो हम सब कुछ पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं फ्यूल्स के बारे में, यानी कि ईंधन के बारे में। ईंधन होते हैं, ये नॉर्मली हम देखें तो क्या होता है, जैसे लकड़ी है या फिर किसी भी चीज़ को हम जला रहे हैं तो वो क्या करते हैं, हमें ऊष्मा देते हैं। और वैसे अगर आप देखो तो ये जो फ्यूल्स होते हैं उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो आज चलो इसके बारे में आगे देखते हैं। फ्यूल्स वे सब पदार्थ हैं जो अकेले या अन्य पदार्थों से प्रतिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। यानी कि या तो ये खुद या फिर अदर एलिमेंट्स हैं उनके साथ में रिएक्शन करके ये क्या करते हैं कि हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं। अधिकांश ईंधनों में कार्बन उपस्थित रहता है। इन ईंधनों को वायु में जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे लकड़ी है यानी कि काष्ठ है, तो इनको वुड को हम अगर जला रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं वो पढ़ते हैं। तो इसमें देखो कि एक आदर्श ईंधन या उत्तम कोटि के ईंधन में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है कि ईंधन सस्ता व आसानी से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि ये इजीली हमें मिल भी जाए और ये हमारे लिए क्या हो कि ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो। अगर सस्ता होगा तो हम इसको आसानी से यूज़ में ले पाएंगे। सेकंड है कि इसके भंडारण और इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि हम इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर पाएँ, हमें जहाँ भी इसको लेके जाना हो उनको लेके जा पाएँ। थर्ड है कि यह आसानी से जलाने लायक हो और जलने के फलस्वरूप किसी हानिकारक गैस की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमारे लिए बेनिफिट तो है कि अगर इसको जलाएंगे तो हमें ऊष्मा मिलेगी, यानी कि हीट भी मिल रही है। लेकिन क्या होगा कि अगर इसको जला रहे हैं तो इसमें कोई हार्मफुल सिचुएशन ना हो, ये ना हो कि इससे हमें कोई हानि हो रही हो या एनवायरनमेंट के अंदर इसका कोई नेगेटिव रोल ना हो। फिर इसमें फोर्थ क्या है कि इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, यानी ऊष्मा का मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। और इसका जो ज्वलन ताप है वो उपयुक्त होना चाहिए, यानी इसको जला रहे हैं तो ये उपयुक्त टेम्परेचर दे हमें। फिर है नेक्स्ट, इसका दहन न तो अत्यंत मंद हो और न अत्यंत तीव्र होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर हम इसको स्टार्ट करें तो ये जलने में ही काफ़ी टाइम लगा दे, तो वो भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा। और ये भी नहीं है कि अगर हमने इसको जलाया है और जलाने के बाद ये जल्दी से ही डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर जल्दी जल जाए, तो ऐसा ना हो। यानी कि जलाने पे या तो न तो ये कम टाइम ले और ना ही ये ज़्यादा टाइम ले। फिर नेक्स्ट है कि इसमें अत्यधिक पदार्थों की मात्रा कम होनी। सेवंथ पॉइंट हमें क्या बताया इसमें कि इसमें अवाष्पशील पदार्थ हैं उनकी मात्रा कम होनी चाहिए, यानी कि ये इजीली वाष्पित हो जाए, ऐसा होना चाहिए। फिर नोट के रूप में बताया गया है कि ठोस व द्रव ईंधन की अपेक्षा गैस या ईंधन अधिक अच्छा होता है, यानी कि सॉलिड और अगर लिक्विड की कंपैरिजन में देखें तो गैस ये फ्यूल होता है वो अधिक हमारे लिए अच्छा है, यानी बेनिफिशियल है। अब आपको ये तो बता दिया कि गैस या ईंधन है ये ज़्यादा अच्छा होता है, तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं, यानी इनके भी कुछ कैरेक्टर हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। इसमें फर्स्ट है कि इन्हें आसानी से क्या है कि जलाया या बुझाया जा सकता है, यानी कि इजीली इनके साथ को जलाना या बुझाना कर सकते हैं। सेकंड है कि इनके उपयोग से राख एवं धुआं नहीं बनते। अगर बाकी हम सॉलिड को करेंगे तो उससे क्या होगा, राख भी बनेगी और धुआं भी होगा। यानी कि लकड़ी को जला रहे हैं तो आप देखते हो कि उससे जलने के बाद में राख भी बनती है और फ्यूल यानी कि धुआं भी होता है। लेकिन गैस ये जो होगा उसमें क्या होगा कि राख और धुआं ये दोनों ही नहीं बनेंगे। फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें ऐच्छिक स्थान पर ले जाकर ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है, यानी कि गैस ये नेचर है तो इसको क्या होगा कि हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा पाएंगे और ऊष्मा प्राप्त कर लेंगे।
फिर फोर्थ है कि इनसे अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। ये क्या होंगे कि सबसे ज़्यादा ऊष्मा देते हैं, गैसीय नेचर के होंगे तो। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि इनके प्रवाह को आसानी से कम या तेज किया जा सकता है। यानी कि अगर इसको हम लो फ्लेम में रखेंगे तो ये लो भी हो जाएगा और हाई में करेंगे तो हाई भी होगा। यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग इसको क्या है कि कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इससे प्राप्त ऊष्मा व्यर्थ नहीं जाती, यानी कि ये व्यर्थ नहीं होगी। फिर नेक्स्ट देखें तो जैसे इसके सामान्य प्रयोग में आने वाले जो ईंधन गैस है उनके बारे में देखते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट क्या है कि कोल गैस है। इसके बारे में देखें तो ये क्या है कि यह कई दहनशील गैसों का मिश्रण होता है। यानी कि ये सिंगल ना होके क्या होगा कि काफ़ी इसमें गैसेस मिलके इसको क्या करेंगे, मिश्रण है, मिक्सचर है ये। इसका संगठन कोयले की किस्म और भंजक स्रवण के ताप पर निर्भर करता है। यानी कि कोयला है उसके स्रवण यानी कि उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसकी जो औसत प्रतिशत रचना है वो इस प्रकार है, देखो जैसे कि हाइड्रोजन है वो तो क्या होगा 55% होगा। इसमें कोल गैस के अंदर बता रहे हैं कि कितनी मात्रा होगी, तो हाइड्रोजन तो 55% होगा। मीथेन यानी कि CH4 है वो क्या होगा, वो 30% होगा। और जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी होगी, वो 4% होगी। और अगर इसमें देखें कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो वो कितना होगा, वो 3% ही होगा। तथा अज्वलनशील अशुद्धियाँ हैं, यानी कि जैसे कि CO2 है, N2 है, O2 है, वो सब कितने होंगे, वो 8% होंगे। और इसमें से प्रथम 3 अवयव जो कि तनुकारी पदार्थ कहलाते हैं, ये जलकर ऊष्मा देते हैं। जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये प्रकाश उत्पादक होते हैं। यानी कि स्टार्टिंग के 3 तो क्या होंगे, हमें ऊष्मा दे रहे हैं, और बाद के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताए हैं वो क्या है कि प्रकाश उत्पादक हैं, यानी लाइट दे रहे हैं। और ये प्रदीपक अंग कहलाते हैं। यह जलाने यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने में तथा धातु क्रम में अवकरण के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। अब गैसीय फॉर्म में हमने कोल गैस को तो पढ़ लिया है। अब हमारा जो सेकंड है वो होगा भाप अंगार गैस, यानी कि वाटर गैस के रूप में। इसमें बताया गया है कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या है कि हाइड्रोजन का आणविक मिश्रण होता है। हाइड्रोजन का आणविक यानी कि H2 का आणविक मिश्रण होता है। और इसमें अशुद्धियों के रूप में तो क्या क्या होंगे, जैसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी कि H2O, और N2 होता है, नाइट्रोजन होता है। और इसे रक्त तप्त कोक पर भाप की धारा प्रवाहित करने से प्राप्त किया जाता है। और इसका जो कैलोरी मान है वो क्या होगा, प्रोड्यूसर गैस से अधिक होता है। यानी कि प्रोड्यूसर गैस से क्या होगा, ये अधिक होगा। और ये अकेले अथवा कोल गैस बनाने के काम आते हैं। यानी कि ये अकेला भी यूज में आ रहा है और ये जो कोल गैस है उसको बनाने में भी ये हमारे काम आ रहा है। जो कि कोल गैस के रूप में देखें तो जैसे क्या होगा, अमोनिया यानी कि NH3 के औद्योगिक उत्पादन में उपयोग है। और इसके मिथाइल अल्कोहल में भी बनता है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल भी बना पाएंगे इससे। फिर जैसे अब 2 पॉइंट तो हमने देख लिए। अब जैसे थर्ड पॉइंट क्या है, यानी कि वायु अंगार गैस, यानी कि प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस के रूप में भी इसका यूज हो रहा है। अगर हम इसको देखें प्रोड्यूसर गैस के रूप में तो क्या होगा इसमें कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। यानी कि फर्स्ट में तो क्या था, भाप अंगार गैस में तो हमने क्या यूज में लिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हो गया। और इसमें क्या ले रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को तो लिखेंगे CO के रूप में, और सेकंड क्या है नाइट्रोजन,
यानी कि N2 के रूप में हो जाएगा ये दोनों मिक्सचर होंगे। और इसमें आयतानुसार 2 भाग, यानी कि 2 भाग कौन कौन से, नाइट्रोजन और 1 भाग कार्बन होता है। यानी कि एक पार्ट तो क्या होगा, नाइट्रोजन होगा और एक पार्ट क्या होगा, कार्बन का होता है। इसमें अशुद्धि के रूप में थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो CO2 मौजूद रहता है। और इसका कैलोरी में मान देखें तो अन्य ईंधनों की तुलना में क्या होता है कि ये सबसे कम होता है, यानी कि कैलोरी मान होता है वो बहुत कम होता है इसमें। यह एक सस्ता ईंधन है जो जलकर उच्च ताप देता है, यानी कि हाई टेम्परेचर देगा। और कांच के निर्माण तथा धातु निष्कर्षण में इसका बहुधा उपयोग होता है। यानी कि अगर कोई पूछे कि कांच का निर्माण कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि प्रोड्यूसर गैस का यूज़ कर रहे हैं। अब प्रोड्यूसर गैस के बाद में हमारा जो 4th पॉइंट है वो क्या है, तेल गैस, यानी कि ऑयल गैस के रूप में। इसमें बताया गया है कि यह सरल संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जैसे कि इसमें बताया है मीथेन, यानी कि CH3, मीथेन तो क्या होगा, CH3 के रूप में होगा, ठीक है। और एसिटिलीन हो गया, फिर एथिलीन हो गया, तो ये होंगे। और यह मिट्टी के तेल या फिर पेट्रोलियम के भंजक स्रवण द्वारा तैयार किया जा सकता है। और इस गैस में जो वायु मिलाकर प्रयोगशाला में बर्नर जलाए जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस के रूप में। अगर नेचुरल गैस के रूप में देखेंगे तो जिसमें मीथेन और इथेन होते हैं। मीथेन तो क्या होगा, इसमें 83% होगा और इथेन होगा वो 16% होगा। इन दोनों में क्या है कि ये ज्वलनशील होने के कारण ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है।